As we discussed in last वीडियो अबाउट ओपन एआई 12 डेज, जो 12 डेज का अपडेट लेकर आ रहा है ओपन एआई, उसमें फर्स्ट डे का अपडेट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था अबाउट O1 एंड प्रो मॉडल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड डे. तो सेकेंड डे ओपन एआई जो अपडेट लेकर आया, दैट इज री इन्फोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस. एक्चुअली में ये अभी अवेलेबल नहीं है यूज़ करने के लिए. ये आने वाले टाइम में मीन्स दे आर सेइंग दैट अर्ली नेक्स्ट ईयर मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में जैन फेब मार्च में कभी भी ये इस मॉडल को री इन्फोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग को लेकर आएंगे. सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस मॉडल. व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, क्या है, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डिटेल में देखते हैं कि ये मॉडल कैसा होगा. So we are expanding our reinforcement fine-tuning research program to enable developers and machine learning engineers to create expert models fine-tuned to excel at specific sets of complex domain-specific tasks. ये मेनली कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के टास्क होते हैं, एनालिसिस होती है, उस टाइप में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा. वैसे भी O1 मॉडल रीजनिंग के लिए यूज़ होता है, मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होता है, साइंटिफिक रीजन के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल, लीगल, इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो अभी ये डेवलपर्स और मशीन लर्निंग के लिए मतलब एक तरीके से उनको ऑफर दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं. दे कैन गो एंड अप्लाई फॉर दिस. यहाँ पे फॉर्म भी नीचे दिया हुआ है. एंड इस पे जैसा वो लोग मतलब कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको डिटेल बता सकते हैं. एंड दे कैन गेट एक्सेस टू explore this tool. So, what is reinforcement fine tuning? This new model customization technique enables developers to customize our models using dozens to thousands of high quality tasks and grade the model's response with provide reference answers. This technique reinforces how the model reasons through similar problems and improves its accuracy on specific tasks in that domain. तो ये मॉडल एक्चुअली में रियली रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड जब ये आ जाएगा. मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ. बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेरी जिनको करना होता है सब लोग इसका वेट कर रहे हैं. ये बहुत पावरफुल होगा. इट इज नॉट गोइंग टू ओनली गिव द आंसर, ये स्टेप्स को भी लर्न करेगा कि कोई भी प्रोसेस करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं. उन स्टेप्स में कभी कोई यदि मान लो कि प्रॉब्लम आती है तो उसको वो लर्न करेगा सो दैट कि नेक्स्ट टाइम वो याद रखे कि लास्ट टाइम ये गलती हुआ था तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को फिर से रिपीट ना करे. तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग थिंक करते हैं, कोई भी गलती पहले करते हैं. सपोज दैट मैथ्स का आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं और लास्ट टाइम आपने गलत किया, फिर उसको करेक्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद आ जाता है कि मैंने एक गलती की थी, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती आप नहीं करते हैं. सिमिलरली ये मॉडल जो अभी O1 मिनी नाम से, ये अभी रिसर्च मोड में है और जब आएगा तो कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस देगा. लेट्स गो थ्रू द जो वीडियो इनका है, जो मीटिंग इन्होंने रखा था, उसको अभी देखते हैं. एंड देन वी विल गिव, इसको अच्छे से समझेंगे एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या एग्जैक्टली ये मॉडल होगा. Yeah, so some of you will be familiar with the supervised fine-tuning API that we launched early last year. And supervised fine-tuning is really powerful. What you're trying to do is get the model to replicate features that it finds in input text or images. And this is great if you want to change the tone or the style of response format of the model. Now, with reinforcement fine-tuning, or reindeer enforcement fine-tuning, I should say,
With reinforcement fine-tuning, it's different. So you're not just teaching the model to mimic its inputs. What you're teaching it to do is to learn to reason in entirely new ways over custom domains. And the way this works is that when the model sees a problem, we give it space to think through the problem, and then we grade the final answer from the model. And then using the power of reinforcement learning, we reinforce lines of thinking that led to correct answers, and we disincentivize lines of thinking that led to incorrect answers. And what you'll see is that, with as little as a few dozen examples, the model will learn to reason in new and effective ways over custom domains. That's crazy that you can do that with just 12 examples. That's not something you can do with regular fine-tuning. Yeah, exactly. Yeah, I mean, in the space of large language models and large machine learning, a few dozen examples is basically nothing. Yeah, so for the first time, our model customization platform will support reinforcement learning. And notably, this is the same technique that we use internally at OpenAI to train our frontier models like GPT-4o and the O1 series. One area with many exciting applications is scientific research. But don't just take our word for it. That's why we're joined today by Justin Rees. Justin is a researcher at Berkeley Lab, and one of his areas of study is using computational methods to understand the genetic causes underlying rare diseases. Justin, thank you so much for being here. Do you mind telling us a little bit more about your research and how reinforcement fine-tuning might help? Sure, thanks. It's great to be here. So one of the areas of my research is rare genetic disease. So contrary to the name, rare genetic disease is actually not rare. So any one rare disease is rare, but if you put them all together, they're actually quite common. And so we're talking about 300 million people globally who suffer from a rare disease. And what's more, these people often have a long diagnostic odyssey of months to years before they find out about their condition. It's like the whole population of the US. Yes, if not a small number of people. And so what we're working on is better computational tools and methods to really research what's important and to help us understand and treat these diseases. So we do our work in kind of an academic setting and learning more about the rare diseases and their causes. And the hope is we'll be able to advance the healthcare for these folks going down the line. And now, assessing rare disease is kind of hard because you kind of have to have two things. You have to have sort of expert domain knowledge about the medical side of things, and you also have to have sort of systematic reasoning over the biomedical data. And this is an area where we think that the O1 model can really help us out with its reasoning capabilities. That makes a lot of sense. Our large language models have domain knowledge, and our O1 models are really systemic reasoners. So it seems like now there's a pretty good computational method for addressing some of these. That's right. Can you tell us a little bit more about the data sets that you're using? Sure. So this was sort of a collaborative effort between our group and Charité Hospital in Germany and Peter Robinson's lab and the Monarch Initiative. And what we did really was to extract disease information from hundreds of scientific publications that were case reports about rare disease. And so we sort of curated the information in that lists of signs and symptoms that were present in the patient and that were excluded in the patient. And then, of course, the disease that they had. And importantly for this conversation, the causative gene that was mutated that was causing the problems in these folks. I see. So you and maybe some doctors are trying to figure out, given a patient's symptoms, what gene might have mutated to cause those symptoms. Yeah, that's right. And so something we've been working on together with the OpenAI team is training the O1 models to reason more effectively about the causes of disease. Incredible. Thank you, Justin. We're now going to give you a preview of reinforcement fine-tuning at work. And not to steal any thunder, but we're going to take O1 Mini and make it exceed the performance of O1 on this task. That's the O1 that we just launched yesterday. And this matters so much because O1 Mini is a smaller, faster, and cheaper model than O1. Yeah, so using Justin's data set, we're going to show you can just drastically improve the performance of O1 Mini on this task where, given a list of symptoms, you're trying to predict which gene might be responsible for the genetic disease. And so to give an overview of this process, we're going to start by looking at data sets that are used to train the model and graders that are used to evaluate the model. And then we're going to launch a training job on OpenAI's training infrastructure. And finally, we'll evaluate the resulting fine-tuned model so we can see how it's improved over the base model that we started with. So to start us off, we're going to jump over to the OpenAI development platform, and we're going to go ahead and we're going to create a new model. So we had supervised fine-tuning for a bit over a year now. What we're going to do is we're going to select reinforcement fine-tuning. Now, we're going to be training O1, so we'll select that as the base model. And now we need to upload a training data set. And now training data sets, they're just JSON-L files, which is just a file where each line in the file is an example that you want the model to be trained on.
For this case, Justin and his colleagues assembled a data set of about 1,100 examples. And so we'll go ahead and upload that one. And just so that we get a really good feel for how this data set works and what this task is, we'll zoom in on an individual data point really quickly. And so this is what an individual data point looks like. And there's really three important things here. So the first is the case report. And this is a description of the patient and the patient's symptoms. So we see that the patient was a 51-year-old woman. The disease onset was not specified. We have a list of symptoms like hypercolorism, hyperparathyroidism, and others. As Justin said earlier, we have the absent symptoms. These are the symptoms that are not present. And this is important because it helps the model to rule out genes that it might think would otherwise be responsible for these symptoms that are present. Next, we have the instructions. And I'm sure if you're watching this live stream, you're familiar with prompting. And so all we're doing here is just prompting the model for what we want it to do for this task. And so what we're saying is, given the list of symptoms in the case report, can you list all the genes that you think might be responsible for the genetic disease that you think is present? And then we also asked it to provide an explanation for why it thinks those genes might be responsible. Finally, we also have the correct answer. And so this is the gene that we happen to know is responsible, but importantly, we're not showing this to the model during the training process. That would be cheating, but we're using it internally during the training process to grade the model's outputs or to check if the model's correct. This is a pretty hard task. I definitely have no hope of answering this question. Yeah, I mean, you can tell that we've come a far way from just trying to count the number of bars in the word strawberry. Yeah. So, now when we give the model this prompt, this case report and these instructions, the model's going to output something like this, which is a list of genes that it thinks might be responsible. And importantly, the genes are in sorted order, where the first gene in the list is the one that it thinks is most likely to be responsible. The second one on the list is the one that it thinks is second most likely, and so on and so forth. So we'll hop back over. And so next we need to upload some validation data. And validation data, it's going to be in the exact same format as the trained data. But importantly, there's no overlap in the correct genes between the validation data set and the training data set. And what that means is that the model can't cheat. It has to, or it can't learn to just memorize a list of symptoms and associate those with the gene. It has to actually generalize from the training data set to the validation data set. Gotcha. So, where's the reinforcement part come in? We talked about grading. Is that part of the process here? Yeah, that's a really good question. So grading is done by this concept of graders that we're introducing here. And so graders are really simple. What a grader does is it takes the output from the model and it takes the correct answer and it compares them and it returns a score between 0 and 1. And so 0 means that the model did not get the answer correct at all, and 1 means the model got the answer correct. And you can also get partial credit, so it can be anywhere in that range. So for this specific task, we have a grader that looks like this. So it takes the correct answer that we happen to know, and it takes the output from the model, which is the list of genes, and it produces a score. So in this case, FOXY3 is the correct answer. It was second in the list of genes, and so it gets a score of like 0.7. I see. So if it had instead said FOXY3 was first in the list, I would have gotten a grade of 1? Yeah, exactly. And then as it gets further and further along the list, the score kind of gradually decays to 0. Nice. Makes sense. But what if I have a task that isn't, grading a ranked list? Do we have other graders that are more general? Yeah. So we're supplying kind of a collection of graders that we think pretty effectively cover the space of possible intents that you might have for while doing reinforcement fine-tuning, and we're always adding more. Yeah, and eventually we're gonna hopefully let you define your own graders. Yeah, maybe like upload a Python file or something and do some custom grading. Yeah, cool. So we've defined our training data set, we've defined our validation data set. Let me go ahead and copy in the grader really quick. And now OpenAI allows you to set, we allow you to customize these fine-tuning runs by setting hyperparameters, but we set some pretty good defaults. So I'm just gonna go ahead and click create here. Now, what this is doing is, we just kicked off a training job. And so the really cool thing is that you bring the data set and you bring the grader, and these are the places where you really have domain expertise and where you can really contribute to this problem. And then you get to leverage the full power of OpenAI's reinforcement learning algorithms and our full distributed model training stack to customize a frontier model for your use case. So as a user, I just have to bring my data set and the grader, and OpenAI takes care of everything else. Yeah, exactly. Yeah. Reinforcement fine-tuning jobs can take anywhere from a few hours to a few days to run. So we're going to jump over to a job that I ran earlier this week on the same data set, just so we can kind of see the results.
So I'll jump over here. So I had this job that I ran earlier this week. It completed successfully. It produced a fine-tuned model for us. And there's one thing that I want to look at, which is the validation reward score. And so what this is it's the average score from the grader on the validation data set and how it changed over the course of the fine-tuning run. And so what we can see is that the score is going up. And as we said earlier, since there's no overlap in genes between the training data set and the validation data set, it means that the model really learned to generalize on our task. It wasn't simply memorizing a list of symptoms and mapping those to genes. So, while this is cool, the chart goes up and to the right, which is what we like to see, it'd be nice if we could get a better feel for how the model has actually changed during the fine-tuning process. And so, we'll take a closer look at that now. All right, so we're going to pop over to the evaluations dashboard, which is a product in our developer platform that we launched earlier this year. There's a lot of numbers, but don't worry, we're going to go through all of them. So I've set up 3 different runs here. The first one was a run against our O1 model, which we released yesterday. The second was against O1 Mini, which was the starting point of our fine-tuning job. And then finally, the reinforcement fine-tuned O1 Mini. Now, we looked at the reward going up and to the right, but what does that actually mean for this task? I set up 3 different evaluations to sort of assess that. The first one is top at 1, which is how often is the correct answer the very first item in the list. Top at 5, which is how often is the correct answer in the top 5 elements of the list. And finally, top at max, did we at all put the right answer in our list? And so looking at top at 1, we can see that our starting point, O1 Mini, got 17%. On our data set of about 200. O1 got 25%, so it's doing better. But then our fine-tuned O1 Mini got 31%. I took a screenshot of this and I put it into ChatGPT and asked it to make me a plot, a Christmas-themed plot. And here's a nice visualization of those 9 numbers that we saw earlier. So you can see our starting point, O1 Mini, across top at 1, top at 5, and top at max. Our O1 model, and then finally, our best performing model, which is this O1 Mini fine-tune here in dotted red line. So, yes. So, आपने देखा है ये जो एक्चुअली में यही टीम इस मॉडल को पूरा डेवलप कर रही है. इसमें इन्होंने डेटा सेट्स लिया हुआ था दैट वर रिलेटेड टू जेनेटिक डिजीज़ और ये ह्यूज डेटा सेट को यूज़ किए, ह्यूज डेटा सेट को प्रोसेस किए, उसको एग्जाम्पल्स दिए एंड देन दे गॉट द रियल में सही रिजल्ट उनको मिल गया. बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको होपफुली समझ में आ गई होगी. कुछ चीज़ें यदि नहीं समझ में आई होगी तो मैं उसके लिए और एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जिसके थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि ये मॉडल क्या कर सकता है और किस पे काम हो रहा है. बिफोर गोइंग अहेड फॉर द एग्जाम्पल्स, यहाँ पे 3 चीज़ समझना ज़रूरी है. वन इज़ O1 प्रीव्यू मॉडल. तो बहुत लास्ट कई महीनों से O1 प्रीव्यू मॉडल चल रहा था ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, जिसमें रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन देते थे और आंसर्स मिलते थे, बट इट वाज स्लो था और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं था. जस्ट लास्ट वीक ओपन एआई ने O1 मॉडल, O1 फाइनल मॉडल लॉन्च किया. मतलब O1 प्रीव्यू मॉडल में जो था उसको फाइनल मोड में लाया और वो मॉडल नाउ इट्स वर्किंग रियली वेरी गुड. मीन्स स्पीड वाइज बहुत फास्ट हो गया, आंसर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट देने लगा. बट दिस मॉडल O1 मिनी मॉडल की जो बात हो रही है, जो इसमें जो रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रीजन्स के लिए, कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए यूज़ होगा, उसमें O1 मिनी मॉडल की बात हो रही है. तो ये तीनों मॉडल को समझना ज़रूरी था. नाउ लेट्स गो विथ 2 एग्जाम्पल्स और उसके थ्रू समझते हैं थोड़ा बेटर कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होगा. बट ये बता दें कि ये जो मॉडल है जब वाकई में ट्रेंड होकर के आएगा मीन्स नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा. मैंने एक एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल.
जिसमें ट्रेनिंग अ डिलीवरी रोबोट फॉर इंडियन रोड्स। सपोज दैट आप कोई एक रोबोट को ट्रेन कर रहे हैं इंडियन रोड्स के लिए, जो कि पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। यू नो वेरी वेल अबाउट इंडियन रोड्स। यहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, पाथ होल्स में गड्ढे होंगे, ट्रैफिक होगा, बहुत सारे नैरो स्ट्रीट्स होंगे, तो उस पर कैसे जाएगा। यहाँ पे दो मॉडल की और भी बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं। एक है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग एंड सेकेंड वन इज रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग। सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग यानी जो ओवन मिनी की जो बात हो रही है वो अभी तक सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल पे चल रहा है, लेकिन जिस पे काम कर रहे हैं दैट इज रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग। मतलब जब ये डेवलप होकर करके रिसर्च मोड से जब फाइनल मोड में आ जाएगा कपल ऑफ मंथ्स में, तो उसकी बात हो रही है रिसर्च फाइन ट्यूनिंग की। तो इन दोनों मॉडल को थोड़ा समझ लेते हैं जो अभी करेंटली चल रहा है। तो करेंटली चल रहा है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग मॉडल O1 मिनी का। अब इसमें क्या होगा, इसी रोबोट को यदि हमें ट्रेन करना है तो सिंपली उसको हम लोग एक मतलब जो इंस्ट्रक्शंस देंगे उसमें क्या करेंगे कि जीपीएस का रूट दे देंगे और सिंपली उसको दे देंगे कि अवॉइड ऑब्स्टेकल्स, और जो भी मतलब मेन रोड पे कोई ऐसा स्टिक हो तो उसको अवॉइड करे और वो पार्सल को डिलीवर कर दे। The robot follows these instructions but struggles with specific challenges like navigating potholes, cows in the streets, taking shortcuts through small lanes। अब अभी जो मॉडल है इनका, इसमें कहाँ पे इश्यूज कहाँ पे आ सकती है। ठीक है, आपने उसको इंस्ट्रक्शंस तो दे दिया कि ठीक है आप मतलब इस रोड पे यहाँ से लेकर के और वहाँ पर जाके आपको पार्सल देना है, रोबोट्स को दे दिया, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। अब उसको क्या पता है कि इंडियन रोड्स पे कभी भी गाय भी आ सकती है, कुत्ते आ सकते हैं, उनको कैसे बचना है, तो वो तो इंस्ट्रक्शंस में है नहीं, उसको ट्रेंड किया नहीं गया है। तो ये जो मॉडल अभी आने वाला है रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग, ये मॉडल ऐसा मॉडल होगा कि इसमें उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ स्टेप्स बताए जाएंगे। अभी तक में क्या था कि उसको बताए तो जाते थे, लेकिन उसमें यह था कि बस फाइनल जो रिजल्ट आता था वो बैड है या गुड है उस फॉर्म में आता था आपको समझने के लिए। तो यदि बैड है तो फिर से वो करता था, गुड है तो बस वो आगे मतलब सक्सेसफुली दिखा देता था। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम लोग रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग अभी जो मॉडल है डेवलप कर रहे हैं उसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, यू लेट द रोबोट नेविगेट थ्रू एक्चुअल इंडियन स्ट्रीट्स इफ इट सक्सेसफुली अवॉइड potholes, maneuvers around obstacles like parked vehicle or street vendors and use the shortcut route, it gets rewarded. If it takes a wrong turn, get stuck or delays the delivery, it gets penalized. Over time, the robot learns how to think and make better decisions suited to real world challenges। यहाँ पे क्या होगा कि आप जब इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसमें स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शंस देंगे कि मतलब यदि सपोज दैट मतलब कोई भी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, काउज आ जाती हैं, तो उस कंडीशंस में क्या करना है। और इतना ही नहीं, सपोज दैट आपने ट्रेन किया और वो स्टेप्स फॉलो किया और स्टेप्स फॉलो करने के बाद फाइनल जो भी उसका एम है, जहाँ पे उसको जाना है, जो टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट कर लिया, हो सकता है कि वो गलत तरीके से कंप्लीट किया है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आपको जाना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अब जैसे इसी केस में करें पार्सल्स में क्या होगा, फास्ट पहुंचना होगा, शॉर्टकट्स लेना होगा, कोई भी यदि ऑब्स्टिकल्स आते हैं वहाँ रुक करके दूसरी तरफ डाइवर्ट होना होगा। तो इन सारी चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस में ये फॉलो करेगा और स्टेप्स को लर्न करेगा। यहाँ पे एक एक स्टेप्स को लर्न करेगा। और केवल यही नहीं, यदि सपोज दैट वो सक्सेसफुली रन कर देता है, डिलीवर कर देता है पार्सल, तो वो
जो स्टेप्स फॉलो किया होगा उसको चेक करेगा, जो इसका प्रोसेस होगा वहाँ पर जो एजेंट हो बनाया जाएगा इस मॉडल में, वो चेक भी करेगा कि करेक्ट स्टेप्स लिया है कि नहीं। इन केस यदि करेक्ट स्टेप्स लिया है तब तो सही है, और सही इन द सेंस ये इसको रिवार्ड देगा। व्हाट डज इट मीन बाय रिवार्ड हियर? रिवार्ड का मतलब इसको कुछ पॉइंट्स देगा जिससे इसको सिग्नल जाएगा कि हाँ इसने सही वर्क और सही तरीके से किया। यदि इन केस से सही तरीके से नहीं किया होगा तो ये इस प्रोसेस को इसको पेनलाइज करेगा, और पेनलाइज का मतलब जो स्कोर होगा वो लोअर दे देगा, कम देगा, जिससे इसको सिग्नल जाएगा कि इसने गलत स्टेप्स लिया है, तो फिर से उस स्टेप्स को फॉलो करेगा। और जब फाइनल स्टेप मतलब जो फाइनल रूट फॉलो करेगा जिसके थ्रू सक्सेसफुली ये डिलीवर कर लेगा, तो वो ये याद भी रखेगा इन केस मतलब जब उसी पार्सर को उसी रूट के थ्रू आफ्टर 6 months, 1 year, 2 years, 10 years के बाद फिर से वही पार्सल उसी रूट पे उसी घर में पहुंचाना है, तो ये याद रखेगा लास्ट वाला इंस्ट्रक्शंस कि कौन सा मेरा सक्सेसफुली डिलीवर हुआ था, उसी के थ्रू जाएगा, ना कि फिर से वो गलती करेगा। तो नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल मॉडल होगा और कितना पावरफुल मॉडल होगा। सो रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग एक ऐसे डिलीवरी रोबोट को ट्रेन करने जैसा है जो सिर्फ सीधी राह को फॉलो करना नहीं है, बल्कि असली दुनिया के चैलेंजेस को समझाकर सही फैसले लेना सिखाता है। ये मॉडल को ज़्यादा स्मार्ट और प्रैक्टिकल बनाता है। लेट्स सी दिस डायग्राम। यहाँ पर ये रोबोट है, एक तरीके से इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं पाथ हॉर्स, ट्रैफिक एंड काउस के दिए गए हैं। रोबोट मेक अ डिसीजन लाइक टेक लेफ्ट, अवॉइड काउस, क्रॉस पाथ हॉर्स, और इधर आउटकम ऑकर्स लाइक अवॉइड्स इश्यूज, फेलियर, गेट स्टक में सक्सेस यदि होता है तो इश्यूज को अवॉइड करके, एंड फेलियर होता है तो कहीं पे यदि रुक जाता है तो फेलियर। अब यहाँ पे फीडबैक जो आता है यानी रोबोट मेक अ डिसीजन, टेक लेफ्ट या अवॉइड काउस, क्रॉस पाथ हॉर्स, फीडबैक प्रोवाइडेड, रिवार्ड फॉर सक्सेस, पेनलाइज फॉर फेलियर। जो मैंने बताया कि यदि ये गलत मतलब तरीके से पहुंचा या नहीं डिलीवर कर पाया तो उसको ये पेनलाइज भी करेगा, लेकिन सक्सेसफुली यदि डिलीवर कर दिया तो इसको रिवार्ड पॉइंट्स के फॉर्म में देगा, जिससे कि इसको समझ में आ जाएगा कि ये सही डिलीवर किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक यो सक्सेस है या पेनलाइज हुआ है, ये रोबोट लर्न भी करेगा एंड इम्प्रूव रीजनिंग फॉर फ्यूचर टास्क। मीन्स फिर से यदि वही टास्क इसको मिलता है फ्यूचर में तो अब उसको इस बार टाइम नहीं लगेगा, दूसरा एक गलतियां नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेंड हो चुका है और इसको रूट पता है कि कौन सा रूट फॉलो करना चाहिए, सो दैट कि विदाउट इश्यूज ए इजीली शॉर्टकट रास्ता लेकर पहुंच जाएगा। आई होप ये एग्जाम्पल आपको डिटेल में समझ में आया होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ये पावरफुल होगा कि मतलब ऐसे जब ट्रेंड हो जाएंगे मॉडल्स तो किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा या कोई भी ऐसे मतलब मॉडल्स को ट्रेन करने में कितना हेल्पफुल होगा और कितना फास्ट वर्क हो जाया करेगा। लेट्स गो थ्रू द सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शेफ का एग्जाम्पल मैंने लिया है और इसका डायग्राम यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे दोनों मॉडल की मैंने बात किया है। जो अभी करेंटली मॉडल इनका चल रहा है O1 मिनी का सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, और जो आने वाला मॉडल है दैट इज रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग मॉडल। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है शेफ का जो कि बिरयानी बनाता है। अब सपोज दैट इमेजिन ट्रेनिंग अ शेफ टू कुक अ रीजनल डिशेज लाइक हैदराबादी बिरयानी विच रिक्वायर्स प्रिसाइज टेक्निक्स एंड लोकल इंग्रेडिएंट्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने शेफ को बिरयानी बनाने को बोला, मे बी वो बिरयानी जो जनरल बिरयानी होता है वो बना करके दे देगा, क्योंकि आपने बिरयानी बोला तो सिंपली वो जनरल बिरयानी बनाने को दे दिया।
दे देगा, लाइक द शेफ इज गिवन अ बेसिक रेसिपी विथ इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स, दे फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड कुक द बिरयानी, द डिश मे टेस्ट ओके but it might lack the authentic flavor because the chef doesn't adapt to specific like the type of rice, spices or cooking style used in हैदराबाद। तो क्या करेगा कि वो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं मतलब बिरयानी बनाने के, वो सिंपली वो बिरयानी बना करके दे देगा। टेस्ट तो होगा लेकिन वो वैसा टेस्ट नहीं होगा जो कि एक ऑथेंटिक होता है, फ्लेवर होता है, जो रियली में खाकर मजा आ जाए, वैसा नहीं होगा। सो द बिरयानी इज एक्सेप्टेबल बट नॉट ऑथेंटिक एज द शेफ ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस। अब इसी को हमें यदि फाइन ट्यूनिंग मॉडल की बात करें तो वहां पर क्या होगा? The chef is guided by a biryani expert who tastes the dish and gives feedback not just on the taste but also on the cooking process को भी बताएगा। पूरा कुकिंग का प्रोसेस, केवल टेस्ट करके ही नहीं बता दिया बढ़िया है या नहीं बढ़िया, क्या प्रोसेस इसका होना चाहिए, कितने देर चावल कुक करना है, इसमें क्या क्या डालना है, कितने देर उसको भूनना है, हर एक स्टेप को पूरा बताएगा। द शेफ ओवर कुक द राइस, यूजेज द रॉन्ग प्रपोर्शन ऑफ स्पाइसेस और स्किप द दम प्रोसेस, दे आर करेक्टेड एंड टोल्ड टू इम्प्रूव दोज स्टेप्स। तो ये फाइन ट्यूनिंग मॉडल में होगा कि मतलब उसको ये ट्रेन भी करेगा कि ये प्रोसेस गलत कर दिए, ये ओवर कुक्ड राइस हो गया था, ये स्पाइसेस कम पड़े थे या ज़्यादा पड़े थे, दम प्रोसेस गलत हो गया था, तो इसको ये ट्रेन भी करेगा। द बिरयानी टर्न्स आउट फ्लेवरफुल एंड ऑथेंटिक, द शेफ गेट्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड रिमेंबर्स द टेक्निक दैट वर्कड। यदि वो सक्सेसफुली बन जाता है तो उसको पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, मतलब सिग्नल जाएगा, और यदि वो नहीं बनता है सक्सेसफुली, सही से नहीं बनाता है, तो उसको पेनलाइज भी करेगा, यानी स्कोर कम कर देगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये सही से नहीं फॉलो किया है प्रोसेस को। ओवर टाइम द शेफ बिकम्स एन एक्सपर्ट नॉट जस्ट in cooking biryani but also in adapting the recipe for variations like लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी। तो एक केवल उसी टाइप के बिरयानी का नहीं बल्कि और भी वेरिएशंस के लिए ट्रेंड हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आपको इंस्ट्रक्शन देंगे तो इजीली बना देगा, कम टाइम में बनाएगा और बिल्कुल जैसा फ्लेवर चाहिए वैसा देगा। व्हाट इज द की टेकअवेज फ्रॉम दिस एग्जाम्पल? रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग एक शेफ को ट्रेन करने जैसे है, जो सिर्फ एक रेसिपी फॉलो करना नहीं बल्कि हर कदम पे फीडबैक लेकर अपनी स्किल्स और रीजनिंग को इम्प्रूव करता है। इसका रिजल्ट एक ऑथेंटिक और हाई क्वालिटी डिश होती है जो हर सिचुएशन में परफेक्ट होती है। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि इस ट्यूनिंग मीन्स रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग मॉडल को यूज़ करके कैसे आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो एग्जाम्पल में जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें दोनों मॉडल की बात करें, जो अभी करंट मॉडल है और जो ए मॉडल आने वाला है। यदि सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग की बात करें तो यहाँ पर शेफ को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड कंडीशन देते हैं, एक्शन लेता है मीन्स फॉलो रेसिपीज एंड कुक डिश, और फीडबैक में लाइक चेक्स इफ डिश टेस्ट इज गुड और नॉट। तो ये यहाँ पर सिंपली कर देते हैं। लेकिन वहीं रीइंफोर्समेंट फाइन ट्यूनिंग मॉडल की यदि बात करें जो आने वाला है, उसमें एक्शन में एडजस्ट मेथड टू कुक डिश, यानी इसमें मेथड को एडजस्ट भी करना सिखाएगा, कैसे कुक करना है, क्या मेथड होगा, और फीडबैक यहाँ पर देगा, इवेल्युएट्स स्टेप्स एंड फ्लेवर, ये एक एक स्टेप्स को भी बताएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, प्रोसेस सही है कि नहीं, इनके सही है तो रिवॉर्ड देता है और यदि गलत है तो पेनलाइज करता है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आज का
फाइन ट्यूनिंग मीन्स रीइंफोर्समेंट, फाइन ट्यूनिंग का पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा, ये मॉडल समझ में आ गया होगा। और लिटरली मैं तो वेट कर रहा हूँ जब ये मॉडल आएगा तो फिर उसको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि कितना पावरफुल है।